उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ओ अच्छा, वाकई मुझे इसका ख्याल ना रहा था। बहरहाल मैं सदर मुमलिकत से बात कर लूँगा, उन्हें तसल्ली दे दूँगा। सर सुल्तान ने कहा। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया और इमरान मुस्कुरा दिया। वो सर सुल्तान की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ था कि सर सुल्तान पाकिशिया को मिलने वाले किसी भी फ़ायदे से पीछे नहीं हट सकते। जिस तरह इमरान पाकिशिया की सलामती और इज़्ज़त के लिए जान लड़ा देता है, इस तरह सर सुल्तान को पाकिशिया का फ़ायदा भी हर सूरत में मंजूर है। इसलिए उसे यकीन था कि अब वो सदर मुमलिकत से बात करेंगे और फिर वो एक्रीमिया को यकीन दिला देंगे कि X2 अपने तौर पर पावरलैंड से टकरा रहा है। अब ये और बात है कि मुल्की सतह पर वो आपस में क्या बातचीत करते हैं, इससे इमरान का कोई ताल्लुक ना था और इमरान जानता था कि एक्रीमिया के लिए इतनी तसल्ली ही काफ़ी थी कि X2 पावरलैंड से टकराएगा। बाकी एक्रीमिया अपने तौर पर पावरलैंड के खिलाफ क्या करेंगे, इससे इमरान को कोई दिलचस्पी ना थी। उसने कुरिडर दबाकर दोबारा जूलिया के नंबर डायल कर दिए। जूलिया स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है? X2 स्पीकिंग। इमरान ने पूछा। सर, अभी चंद लम्हे पहले सफदर ने रिपोर्ट दी है कि हमला आवर को चंद गैर मुल्की राहगीरों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था और पुलिस से वो सुप्रीडेंट फयाज तक पहुंचा, लेकिन फिर वो सुप्रीडेंट फयाज की हिरासत से फरार हो गया। सफदर ने अपने तौर पर तफ्तीश की तो सर ये हैरत अंगेज इंकिशाफ हुआ है कि हमला आवर गैर मुल्की का ताल्लुक एक्रीमियन सफारत खाने से है। उसका जो हुलिया बताया गया है वह एक्रीमियन सफारत खाने के एक रुकन से मिलता है और सफदर इस रुकन का ज़ाती तौर पर जानता है। उसके अलावा सर सफदर ने यह भी तफ्तीश की है कि जिन गैर मुल्की राहगीरों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया उनका ताल्लुक भी एक्रीमियन सफारत खाने से था, क्योंकि चंद मकामी राहगीरों ने उन्हें एक्रीमियन सफारत खाने की कार में ही बैठकर वापस जाते हुए देखा। जूलिया ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, मुझे पहले से ही इसका अंदाज़ा था। अच्छा, मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत नहीं। तुम सब मेंबर्स को कह दो कि वो पावरलैंड के हेडक्वार्टर पर मिशन के लिए जाने के लिए तैयार हो जाएं। अनकरीब उन्हें इस मिशन पर भेजा जाएगा। इमरान ने कहा। ओह अच्छा सर, ठीक है सर, जूलिया ने जवाब दिया और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया और फिर वो सरदावर के नंबर डायल करने लगा ताकि उनसे ट्रांसमिट फ्यूज़ की तैयारी के बारे में बातचीत की जा सके। इंटरकॉम की घंटी बजते ही हेनरी ने बटन दबा दिया। इंटरकॉम के साथ मुंसलिक छोटी सी स्क्रीन पर लेडी एशले की तस्वीर ऊपर आई। हेलो हेनरी, क्या रिपोर्ट है? लेडी एशले ने पूछा। तमाम इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं लेडी एशले, अब आप जिस वक्त कहें एक बटन दबाकर हेडक्वार्टर का टारगेट बदल दिया जाएगा। हेनरी ने जवाब दिया। मैंने भी सजान सेंटर में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। तुम्हें अंदाज़ा है कि ट्रांसमिट फ्यूज़ इमरान और उसके साथियों को सजान सेंटर के किस हिस्से में पहुँचाएगा ताकि मैं वहाँ खसूसी चेकअप के इंतजाम कर लूं? लेडी एशले ने पूछा। नो मैडम, कुछ कहा नहीं जा सकता। टारगेट का एरिया खासा वसी है, इसलिए मालूम नहीं कि जिस वक्त इमरान ट्रांसमीटर फ्यूज ऑन करे ट्रांसमिट रेस कहाँ मुर्तकिज हो जाएं। आपको अलबत्ता वहाँ काफ़ी वसी फासले तक चेकिंग रखनी चाहिए। हेनरी ने कहा। वो तो मैंने कर ली है। बहरहाल ठीक है, एक बार उन्हें आने दो। ऐसी इबरतनाक सजा दूंगी कि उनकी रूहें भी सदियों तक बिलबिलाती रहेंगी। लेडी एशले ने जवाब दिया। हेलो हेलो, मैं तिरमिसी बोल रहा हूँ। अचानक हेनरी के कान में तिरमिसी की आवाज़ सुनाई दी। उसके साथ ही स्क्रीन के एक कोने में तिरमिसी की तस्वीर भी ऊपर आई। हेलो डियर, मैं एशले बोल रही हूँ। तुम्हारी तरफ से कोई इतला ना थी? लेडी एशले की आवाज़ सुनाई दी। मैं काम में मसरूफ़ था। मशीनरी इंतहाई पेचीदा और नाजुक थी, इसलिए उसकी लोडिंग और पैकिंग में खासा वक्त लग गया और मुझे यहाँ एक्रीमिया में एक और इतला मिली है। मैंने इसीलिए तुमसे राब्ता कायम किया है। तिरमिसी ने कहा। क्या इतला है मिस्टर तिरमिसी? इस बार हेनरी ने बेचैन लहजे में कहा। हमारे रेड पावर के छोटे तजर्बे ने एक्रीमिया को खासा खौफजदा कर दिया है और उनकी तमाम एजेंसियां उसकी छानबीन के लिए काम कर रही हैं। मुझे मिलने वाली इतलात के मुताबिक उन्होंने पावरलैंड का नाम तलाश कर लिया है। वहाँ एक आदमी ऐसा कि उनके हाथ लग गया है जिसने उन्होंने साइंटिफिक मशीनरी के जरिए मालूमात उगलवा ली। इस तरह उन्हें रेड पावर की अहमियत का किसी हद तक अंदाज़ा हो गया और साथ ही उन्हें पावरलैंड का इल्म भी हो गया। और इसके साथ ही एक और बात हुई कि उन्हें इस बात की इतला भी मिल गई कि पाकिशिया सीक्रेट सर्विस पावरलैंड से टकरा चुकी है। वो शायद पाकिशिया के सीक्रेट सर्विस के पहले से ही मौतरिफ चले आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिशिया सीक्रेट सर्विस के चीफ को पावरलैंड से टकराने के लिए हुकूमती सतह पर ज़बरदस्त ऑफर्स की, जदीद तरीन दिफाई असला देने और कर्जे की माफ़ी की ऑफर्स। तिरमिजी ने तफसील बयान करते हुए कहा।
ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब तो पाकिशिया वाले और ज्यादा तेज हो जाएंगे। हेनरी ने होंठ भींचते हुए कहा। सुनो तो सही, असल और दिलचस्प बात तो मैंने अब बताने लगा हूँ। इस कदर जबरदस्त ऑफर्स के बावजूद X2 ने पावरलैंड से टकराने से माजरत कर ली। तिरमसी ने हल्का सा कहका लगाते हुए कहा। माजरत कर ली? वो क्यों? हेनरी के लहजे में शदीद हैरत थी। जाहिर है करनी ही थी। उनको पता चल गया होगा कि पावरलैंड वाकई ही पावरलैंड है। लेडी एशले ने पुरमुसरत और फातिहाना अंदाज में कहा। लेकिन नहीं लेडी एशले, यकीनन ऐसा नहीं होगा। पाकिशिया वाले जब हमारे ट्रांसमिट फ्यूज तक पहुंच चुके हैं, वो उसे बना चुके हैं और बारकर की सूरत में हमें तोहफा भेजकर उसका अमली सबूत भी दे चुके हैं। उसके बाद उनके पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई और चक्कर होगा। हेनरी ने कहा। और चक्कर क्या हो सकता है, मुझे समझाओ। तिरमिजी और लेडी एशले ने बैक वक्त कहा। मिस्टर तिरमिजी, कहीं उन्हें रेड पावर के तजर्बे का तो इल्म नहीं हो गया? हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि बराह रास्त काम करके वो इस एजाद को अपने मुल्क के लिए ले उड़ें। इस तरह उनका मुल्क की दिफाई लिहाज से इंतहाई ताकतवर हो जाएगा। हेनरी ने कहा। नहीं, अव्वल तो ऐसा होना नामुमकिन है और दूसरी बात यह कि रेड पावर दिफाई लिहाज से बेकार है। उसे किसी भी मुल्क में इस्तेमाल के लिए वहाँ लेबॉर्ट्री कायम करनी पड़ती है। तुम खुद जानते हो कि पाकिशिया के दारुल हुकूमत पर उसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए हमें लेबॉर्ट्री कायम करनी पड़ रही है। तिरमिजी ने जवाब दिया। हाँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन फिर आखिर इनकार की क्या वजह हो सकती है? हेनरी ने कहा। वजह कुछ भी हो, बहरहाल मुझे खुशी है कि मैं वहाँ लेबॉर्ट्री कायम करके हस्बे रेड पावर इस्तेमाल करूँगा तो पाकिशिया के दारुल हुकूमत के साथ ही इमरान और पाकिशिया सीक्रेट सर्विस भी दफन ही हो जाएगी। तिरमिजी ने कहा। तो फिर टारगेट तब्दील करने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाए। हेनरी ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, तुम प्रोग्राम तब्दील ना करो। हो सकता है इसमें भी कुछ चक्कर हो और ऐसी इतलात तिरमिजी तक खास तौर पर पहुंचाई गई हो ताकि हम मुतमईन होकर बैठ जाएं और वो अपना वार कर लें। हमें इस वक्त तक अपने प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल करना चाहिए जब तक पाकिशिया का दारुल हुकूमत रेड पावर से खाक का ढेर ना बन जाए और इस बात की मुकम्मल तौर पर तस्दीक ना हो जाए कि वो इमरान और उसके साथी हलाक हो चुके हैं। लेडी एशले ने जोर देकर कहा। ठीक है, हिफ्से मातकदम के तौर पर ऐसा ही होना चाहिए। उमर हेनरी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। बहरहाल ठीक है, कब टारगेट तब्दील कर रहे हो? तिरमिजी ने कहा। जिस वक्त आप लोग कहें, मेरी तरफ से तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। हेनरी ने कहा। तो ठीक है, आज रात 12 बजे के बाद टारगेट बदल दो। तिरमिजी ने कहा। उसकी तायद लेडी एशले ने भी कर दी। सोच लीजिए आप दोनों, क्योंकि टारगेट बदल जाने के बाद हेडक्वार्टर आप लोगों से बिल्कुल कट जाएगा। सिर्फ ट्रांसमीटर पर ही बातचीत हो सकेगी। हेनरी ने कहा। हमने अपने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। तुम बेफिक्र रहो और हेडक्वार्टर को फौरन महफूज करो, कहीं वो शैतान आ ना धमके और हम प्रोग्राम ही बनाते रह जाएं। तिरमिजी ने जवाब दिया। ओके ठीक है, रात 12 बजे हेडक्वार्टर का राब्ता पूरी दुनिया से कट जाएगा, लेकिन ये ख्याल रहे कि ये इंतज़ाम सिर्फ 4 हफ्तों के लिए है। उसके बाद मशीनरी खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेगी और उसके बाद उसे दोबारा तब्दील ना किया जा सकेगा। इसलिए जो कुछ होना चाहिए उन्हें 4 हफ्तों में हो जाना चाहिए। हेनरी ने बाकायदा तकरीर कर डाली। हमें मालूम है, तुम बेफिक्र रहो। मैं इन 4 हफ्तों में रेड पावर की लेबॉर्ट्री कायम कर लूंगी। अगर इस दौरान इमरान यहाँ आया तो इसका खात्मा लेडी एशले करेगी और अगर ना आया तो फिर 4 हफ्तों बाद दारुल हुकूमत समेत वो राख का ढेर बन चुका होगा। तिरमिजी ने कहा। लेडी एशले, आप खास तौर पर मोहतात रहेंगी। मुझे यकीन है कि इमरान लाजमन हेडक्वार्टर आएगा और साहिर है आपके पास पहुंचेगा और आप वहाँ अकेली होंगी। हम सिर्फ आपको मशवरे दे सकेंगे, अमली तौर पर आपकी कोई मदद ना कर सकेंगे। हेनरी ने कहा। तुम फिक्र ना करो, इस बार इमरान को आने दो, फिर देखना इसका क्या हशर होता है। लेडी एशले ने हंसते हुए कहा और साथ उसके साथ ही स्क्रीन साफ हो गई और राब्ता खत्म हो गया। हेनरी ने एक तवील सांस लेते हुए इंटरकॉम का बटन ऑफ कर दिया और उसके बाद उसने अपने आदमियों को रात 12 बजे टारगेट तब्दील करने के अहकामात देने शुरू कर दिए। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर को रिडर पर रखा। सरदावर ने उसे बताया था कि मतलूबा तादाद में ट्रांसमिट फ्यूज तैयार होने में अभी 3 रोज लगेंगे और जाहिर है ट्रांसमिट फ्यूज के बगैर वो पावरलैंड के हेडक्वार्टर ना पहुंच सकता था, इसलिए ये 3 रोज गुजारने जरूरी थे। मेरे ख्याल में डैडी पर हमला करने वाले को अगर 3 रोज में सबक दे दिया जाए तो बेहतर रहेगा। 3 दिन भी आसानी से गुजर जाएंगे और उन्हें भी पता चल जाएगा कि हमले की क्या कीमत पड़ती है। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। इस बार वो सफ्तर के नंबर डायल कर रहा था। सफ्तर स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद सफ्तर की आवाज रिसीवर पर सुनाई थी। सफ्तर यार, जंग कहा करो।
ये क्या? सफदर स्पीकिंग। पूरा नाम लिया करो ताकि सुनने वाले को पता चले कि इसका वास्ता किसी एक आदमी से नहीं बल्कि पूरे तोप खाने से बढ़ रहा हो। इमरान ने मुंह बनाते हुए असल आवाज में कहा, आपने यार जंग का तजर्बा दो, तोप खाना खूब किया है इमरान साहब, लेकिन मेरा नाम तो सफदर सईद है। ये यार जंग कहाँ से टपक पड़ा? सफदर ने हंसते हुए कहा, लफ सईद के मानी जानते हो? फिर तो तुम्हारा नाम सफदर सईद की बजाय तकरीब सईद होना चाहिए। वैसे यार सफदर, ये नाम खासा खुश रहेगा। हर शादी कार्ड पर तुम्हारा नाम लिखा होगा और तुम जानते हो रोजाना शहर में कितनी शादियां होती हैं। मेरा ख्याल है दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म ही तुम्हारा होगा। इमरान की जुबान चल पड़ी और सफदर के कहके इस बार इतने बुलंद थे कि इमरान को बेख्तियार रिसीवर कान से दूर करना पड़ा। आप भी कमाल करते हैं, मैं इतने बड़े हरम का क्या करूंगा, और फिर ऐसा हरम जिसमें रोजाना सैकड़ों का इजाफा होता रहे। ना जनाब, मैं नहीं रख सकता ये नाम, सफदर ने हंसते हुए जवाब दिया। तुम्हारी मर्जी। वैसे अगर मैं ये मशवरा तनवीर को देता तो उसने फ़ौरन ही कबूल कर लेना था। ना सिर्फ कबूल कर लेता बल्कि मशवरा फीस भी दे देता। बुजुर्ग सच कहते हैं, मशवरा भी किस कदर वाले को देना चाहिए। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और सफदर एक बार फिर हंस पड़ा। मशवरा फीस तो मैं भी दे सकता हूँ, फरमाइए क्या फीस है? सफदर ने हंसते हुए पूछा। 10 टन मक्खियों के पर 20 टन मच्छरों की टांगे, 50 टन बिल्लियों की मूछें, शर्त यह कि मूछें सारी सफ़ेद रंग की हों। इमरान ने बाकायदा मशवरा फीस बताते हुए कहा, खुदा की पनाह, ये फीस तो आपको तनवीर ही दे सकता है, मैं माजरत ख्वाह हूँ। अलबत्ता अगर कोई रियायत कर दें तो शायद बात बन जाए। सफदर ने हंसते हुए जवाब दिया, 10-10 ग्राम कम कर लो, बस इससे ज़्यादा रियायत नहीं हो सकती, वरना हुस्न शबाब की वो दवा तैयार ना हो सकेगी जो मैं तैयार करके तोहफे के तौर पर मिस जूलियाना फिटर वाटर को देना चाहते हूँ। बेचारी अब बूढ़ी हो जा रही है, कल ही मुझसे कह रही थी कि सर का एक बाल स्याह होता जा रहा है। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब दिया, बाल स्याह होता जा रहा है, लेकिन स्याह बाल का बुढ़ापे से क्या ताल्लुक? सफदर ने हैरान होते हुए पूछा, यार तुम किस दुनिया में रहते हो? अब सफ़ेद बाल जवानी की निशानी बन चुके हैं, बल्कि नौजवान की, और कहते हैं 100 साल उम्र गुजरने के बाद बाल स्याह होने लग जाते हैं, और 100 साल उम्र मेरे ख्याल में बुढ़ापे की निशानी बन सकती है, इमरान ने कहा। और इस बार भी सफदर कहका मारकर हंस पड़ा। इस बार आप वाकई ही दुरुस्त कह रहे हैं, आजकल तो 12 साल के बच्चे के सर में भी सफ़ेद बाल नजर आने लग गए हैं। सफदर ने कहा, इसलिए तो मैं जूलिया को हुस्न शबाब की ऐसी दवा बना कर देना चाहता हूँ कि उसके बाल सफ़ेद ही रहें, स्याह हो ही ना। लेकिन अब क्या किया जाए, पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस जिसकी सारी दुनिया में धूम है कि हर नामुमकिन को मुमकिन बना लेती है, वही इस दवा के अज्जा नहीं पूरे कर सकती। इमरान ने मायूसाना लहजे में कहा, इमरान साहब वाकई कई रोज़ से फारिग बैठे बैठे अब होना भी यही चाहिए कि हम मक्खियों के पर और मच्छरों की टांगें तलाश करना शुरू कर दें। सफदर ने कहा, फारिग? लेकिन अभी वो तुम्हारा बॉस कह रहा था कि सफदर काम में मसरूफ़ है। डैडी पर कातिलाना हमले के मुजरिमों को तलाश करते करते एक्रीमियन सफारत खाने के अंदर से हुआ आया है। इमरान ने असल मौजू पर आते हुए कहा, ओह अच्छा, मैं समझ गया, तो आप उन्हें ट्रेस करना चाहते हैं। सफदर ने इस बार संजीदा लहजे में कहा, यार अभी तो तुम फरागत का रोना रो रहे थे, और शायद 3-4 रोज़ बाद फरागत का लफ्ज़ हमारे डिक्शनरियों से हमेशा के लिए कट जाता। इसलिए मैंने सोचा कि लगे हाथों डैडी को ही खुश कर दिया जाए। हो सकता है वाकई ही खुश हो जाएं और वसीयत में सुलेमान के नाम लिखी जाने वाली हमारी जायदाद में से कुछ मेरे नाम भी लिख कर ही डाले। इमरान ने कहा, सुलेमान के नाम सारी जायदाद? क्या मतलब? सफदर ने हैरान होते हुए कहा, बस कुछ ना पूछो, इस उम्र में आदमी को औलाद से ज़्यादा बावर्ची से मोहब्बत हो जाती है, और तुम जानते हो सुलेमान मुझे तो मूंग की दाल पटर खा देता है, लेकिन डैडी को ऐसे ऐसे हुरैरे बना कर देता रहता है कि बस। और इन हुरैरों की तैयारी में जायदाद यूँ सिमटती जा रही है कि आखिर में सिर्फ वसीयत नामा ही रह जाएगा, जायदाद गायब हो जाएगी। इमरान ने कहा और सफदर कहका मारकर हंस पड़ा। अच्छा, तो ये है इस वसीयत नामे की हकीकत। मैं समझाता शायद सर रहमान ने गुस्से में आकर सारी जायदाद सुलेमान के नाम लिख दी। सफदर ने कहा, वो तो शायद लिख भी देते, लेकिन वो मेरी अम्मा भी है ना, वो बड़ी सख्त तबीयत की हैं, और डैडी भी हर बड़े अफसर की तरह सिर्फ अपनी बेगम से डरते हैं। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा और सफदर खिलखिलाकर हंस पड़ा। अच्छा, अगर तुम्हें हंसने से फुर्सत मिल जाए तो एक्रीमियन सफारत खाने के सामने कैफे अलेक्जेंडर है, वहां पहुंच जाना। इमरान ने कहा, उसके साथ ही रसीवर रखकर कुर्सी से उठा और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद जब वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आया तो लिबास बदला हुआ था और मेकअप के मुताबिक वो कोई एक्रीमियन लग रहा था। दानिश मंजिल के निजाम को ऑटोमेटिक करके वो कार लेकर बाहर आ गया। उसका रुख कैफे अलेक्जेंडर की तरफ था।
जब वो कैफे अलेक्जेंडर में दाखिल हुआ तो उसने सफदर को पहले से खाली मेज पर बैठे हुए देखा। वो शायद फोन सुनते ही इधर को चल पड़ा। इमरान तेज तेज कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ गया। सफदर उसे अपनी तरफ आते देखकर चौंक पड़ा। यार इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हो? मेरी शक्ल बदली है? मैं वैसे बाकी चीज़ें मेरी वही हैं। इमरान ने कुर्सी घसीट कर इस पर बैठते हुए कहा। और इमरान साहब आप इस बार तो बिल्कुल ही नए मेकअप में हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं पहचान सका, सफदर ने सर हिलाते हुए संजीदा लहजे में कहा। और हाँ, लेकिन एक बात तो बताओ, बॉस इस बार क्यों खामोश हो गया है? इसने इन हमला आवरों में कोई दिलचस्पी नहीं ली, हालांकि एक सरकारी आदमी पर हमला हुआ है, सफदर ने कतरीले मुशकूक लहजे में कहा। और इमरान दिल ही दिल में उसकी सहानत पर दाद देने लगा। सफदर वाकई ही ज़हीन आदमी था, इसलिए वो फ़ोन पर बॉस का लफ्ज़ इमरान के मुंह से सुनकर मशकूक हो गया था कि कहीं इमरान ही तो बॉस नहीं है। यार तुम अपने बॉस की आदत जानते हो, डैडी पर हमला इसके दायरा कार से बाहर है, इंटेलिजेंस और पुलिस का काम है। बस इतनी मेहरबानी उसने कर दी कि अपनी इब्तदाई तफ्तीश की तफसील मुझे बता दी कि आखिर मेरे डैडी पर हमला हुआ है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। और सफदर ने हंसते हुए सर हिला दिया। वाकई ही इमरान की बात दुरुस्त है, बॉस ऐसा ही असूल पसंद आदमी है। तो आप प्राइवेट तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं तो सरकारी आदमी हूँ, सफदर ने शरारत भरे अंदाज में कहा। यार हिस्सा ले लेना, दिल थोड़ा ना करो, इमरान ने कहा। हिस्सा? कैसा हिस्सा? सफदर ने चौंकते हुए कहा। इस फीस का जो मुजरिम को सुप्रीडेंट फयाज के हवाले करने की वसूल करूंगा, और फीस भी मोटी मिलेगी क्योंकि डैडी का पारा यकीनन आसमान पर होगा और बेचारा सुपर फ्याज फर्श नशीन, इमरान ने कहा। और सफदर एक बार फिर हंस पड़ा। अच्छा अब समझा, तो आपको अपने डैडी से कोई हमदर्दी नहीं, मसला सुपर फ्याज से फीस की वसूली का है, सफदर ने कहा। डैडी को भी मुझसे हमदर्दी नहीं है, मैं भूखा मरूं या भीख मांगूं, उन्हें बस हुरैरा खाने से मतलब है, इमरान ने कहा। ये आज आपको हुरैरे की गिरदान कैसी याद आ गई? सफदर ने कहा। फिर इससे पहले कि इमरान को जवाब देता वेटर उनके सर पर आ पहुंचा। ऑर्डर सर, वेटर ने बड़े मेहज़बाना लहजे में कहा। कोक ले आओ, सफदर ने जान छुड़ाने के इसे अंदाज में कहा। और वेटर मुंह बनाकर वापस चला गया। शायद उसे इतने सस्ते ऑर्डर की तवक्को ना थी। उसी लम्हे के एक्रीमी कैफे में दाखिल हुआ तो सफदर चौंक पड़ा। क्या हुआ? इमरान ने उसे चौंकते देखकर पूछा। ये वही आदमी है जिसने सर रहमान पर हमला किया था, उसी का हुलिया बताया गया था। ये एक्रीमियन सफारत खाने का मुलाजिम है, खासा अय्याश तबाह आदमी है, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। और आदमी इस दौरान कोने की एक मेज पर जाकर बैठ गया। तुम्हारा कैसे वाकिफ है? इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। एक तकरीब में मुलाकात हो गई थी, फिर अक्सर होटलों में हेलो हेलो होती रही। मुझे इसका हुलिया खसूसी तौर पर इसलिए याद रह गया कि इसके एक एब्रो दरमियान से कटा हुआ है जो खासा बदनुमा लगता है, और यही हुलिया हमला आवर का इर्द गिर्द के दुकानदारों ने बताया था, सफदर ने जवाब दिया। और इमरान ने सर हिला दिया। वेटर ने इस दौरान कोक की बोतलें उनके सामने ला कर रख दी। आओ बोतलें ले आओ, तुमने मुझे इस कैफ़े में मिलने वाला वाकिफ़ बताना है, और चूंकि मैंने तुमसे फरमाइश की है कि मुझे सफारत खाने के किसी अफसर से मिला दो, तो तुम मुझे इससे मिलाने ले जा रहे हो। इमरान ने उसे तफसील बताई और सफदर ने सर हिला दिया। और फिर दोनों अपनी बोतलें हाथ में पकड़कर कुर्सी से उठे और तेज तेज कदम उठाते इस मेज की तरफ बढ़ गए जिसमें वो एक्रीमियन अकेला बैठा शराब की चुस्कियां ले रहा था। हेलो, सफदर ने करीब जाकर कहा। और वो सफदर को देखकर चौंक पड़ा। ओह हेलो, आप और यहाँ? गैर मुल्की ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं एक दोस्त से मिलने यहाँ आया था कि ये साहब मिल गए। इनका कहना है कि उन्हें एक्रीमियन सफारत खाने के किसी जिम्मेदार आदमी से मिलना है, लेकिन ये किसी वजह से सफारत खाने के अंदर नहीं जाना चाहते। मुझे तो इसका इल्म नहीं कि ये क्या चक्कर है। बहरहाल आप नजर आ गए तो मैंने सोचा कि आपसे उन्हें मिला दूं, इसके बाद आप दोनों हमवतन हैं, आपस में जाने, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो, रॉबर्ट क्लार्क मेरा नाम है, इमरान ने मुस्कुराकर मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। मेरा नाम जेम्बिन है, फरमाइए आप किससे मिलना चाहते हैं? मेरा ताल्लुक सफारत खाने से है, जैमसन ने गौर से इमरान को देखते हुए कहा। अच्छा मिस्टर सईद, आपका शुक्रिया, इमरान ने खालिस्तन एक्रीमियों के लहजे में सफदर से मुखातिब होकर कहा। थैंक यू, गुड बाय, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। और वो फिर वापस मुड़कर तेज तेज कदम उठाता कैफे से बाहर की तरफ चला गया। इमरान इत्मीनान से कुर्सी घसीट कर बैठ गया। मिस्टर जेम्सन, आप सफारत खाने में किसी ओहदे पर काम करते हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस मुलाजिम हूँ, यही समझ लीजिए, जेम्सन ने गोल मोल सा जवाब देते हुए कहा। सुनिए, मैं डिफेंस सेक्रेटरी मिस्टर रॉजर का खसूसी नुमाइंदा हूँ। इससे पहले कि मिस बर्ट यहाँ आए हैं और मिस बर्ट के रिपोर्ट के बाद मुझे भेजा गया है, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। ओह आप, लेकिन आप इस तरह कैसे घूम रहे हैं? आपकी आमद की इतला तो यहाँ फर्स्ट सेक्रेटरी मिस्टर फ्रैंकलिन को ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन उनको तो इल्म ही नहीं। मैं उनका ख़ास आदमी हूँ।
जेम्सन के लहजे में बेपनाह हैरत थी। उन्हें इत्तला हो जाती तो फिर मेरे यहाँ आने का मकसद ही फौत हो जाता। मुझे इस ऑपरेशन की खुफिया रिपोर्ट डिफेंस सेक्रेटरी तक पहुँचानी है जो मिस रॉबर्ट की वापसी से मुतल्लिक है। अगर आप मिस्टर फ्रैंकलिन के ख़ास आदमी हैं तो लाजिमन आप जानते होंगे, इमरान ने कहा। हो सकता है मैं जानता हूँ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो सच है, जेम्सन ने मशकूक लहजे में कहा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि मैं तो काफ़ी पहले इस सवाल का मुंतज़िर था। सूरत हाल के मुताबिक खसूसी कार्ड साथ नहीं रखा जा सकता, लेकिन अगर आपको वाकई ही सिलसिले में कुछ मालूम है तो आप मुझे ये बातें बताने की बजाय बराह रास्त डिफेंस सेक्रेटरी से बात कर लें। मैं उनसे खसूसी ट्रांसमीटर पर आपकी बात करा सकता हूँ, इमरान ने कहा। डिफेंस सेक्रेटरी साहब से बराह रास्त बात? और मैं जेम्स इमरान की बात सुनते ही बुरी तरह बौखला गया, और इमरान उसकी बौखलाहट की वजह भी जानता था कि जेम्स जैसे कम हैसियत के मुलाजिम के लिए बराह रास्त एक्रीमिया जैसी सुपर पावर के डिफेंस सेक्रेटरी से बात करना वाकई ही बौखलाहट की बात थी। घबराने की ज़रूरत नहीं मिस्टर जेम्सन, ये भी सरकारी मसला है और हो सकता है इस तरह आप आला सतह पर कोई मकाम हासिल कर लें। चांस ही इंसान को आगे ले जाते हैं, इमरान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। ओह हाँ, बिल्कुल ठीक है, मैं बात कर लूँगा। ये वाकई ही हैरत अंगेज़ चांस है कि जो कुछ वो पूछना चाहते हैं उसका बराह रास्त ताल्लुक मुझसे ही है और इसकी सही रिपोर्ट भी मैं ही दे सकता हूँ, जेम्स ने अब मुतमईन लहजे में कहा। उसने अपने आप को संभाल लिया था, बल्कि अब उसकी आंखों में तेज चमक उभर आई थी। सोच लीजिए, बहरहाल आला सतह का मामला है, इमरान ने कहा। वो आप फिक्र ना करें, कहाँ जाना होगा। जेम्स को अब आला सतह पर अपना मुकाम बनता साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया। यहाँ एक साहब हैं राना तैमूर अली संदूकी, बहुत बड़े जागीरदार हैं उनकी हवेली में। वो एक्रीमिया के ख़ास आदमी हैं, मैं उनकी हवेली में रह रहा हूँ। आपको वहाँ चलना होगा क्योंकि वो बात करने के लिए महफूज जगह है, इमरान ने कहा। ठीक है चलिए, जेम्स ने कहा, और फिर उसने जल्दी से जेब से एक नोट निकालकर एशट्रे के नीचे रखा और उठ खड़ा हुआ। वो तो इमरान की तवक्को से भी ज्यादा पुरजोश लग रहा था। इमरान सर हिलाता हुआ उसके साथ कैफे से बाहर निकला और एक तरफ खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ गया। ये कार भी राना साहब की है, इमरान ने कार के करीब पहुंचते कहा, और खूबसूरत और जदीद मॉडल की कार देखकर जेम्स ने सर हिला दिया। अब उसे राना तैमूर अली संदूकी की जागीरदारी पर कुछ ज्यादा ही यकीन आ गया था, और चंद लम्हों बाद इमरान उसे कार में बिठाए राना हाउस की तरफ बढ़ने लगा। उसने सफदर को कार को अपने ताकुब में आते हुए देखा, लेकिन खामोश रहा क्योंकि अब सफदर की जरूरत ना रही थी। इत्वाक से काम खुद ही हो गया था। थोड़ी देर बाद इमरान ने कार राना हाउस के गेट पर जाकर रोकी और फिर नीचे उतरकर उसने कॉल बेल का बटन मखसूस अंदाज में 3 बार दबा दिया। थोड़ी देर बाद फाटक की चौड़ी खिड़की खुली और जोसेफ ने बाहर झांका। इमरान, फाटक खोलो, इमरान ने दबे हुए लहजे में कहा, ताकि कार में बैठे हुए जेम्स तक आवाज ना पहुंच सके। और जोसेफ एक लम्हे के लिए चौंका और फिर पीछे हटकर गायब हो गया, जबकि इमरान वापस ड्राइविंग सीट की तरफ चला आया। ये तो कोई हबशी नुमा है, जेम्सन ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, एक और भी है, ये राना साहब के बॉडीगार्ड हैं, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दूसरे लम्हे फाटक खुला और इमरान की कार अंदर लेता चला गया। ये तो बहुत बड़ी हवेली है, जेम्सन और भी ज्यादा मरूब हो गया। इमरान ने कोई जवाब ना दिया और कार पोर्च में जाकर रोक दी और दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। बरामदे में खड़ा जवाना गौर से इमरान और जेम्स को देख रहा था, क्योंकि वो इमरान को इस मेकअप में ना पहचानता था, लेकिन जाहिर है फाटक जोसेफ ने खोला था और वो इतना जानता था कि जोसेफ जैसा आदमी किसी गलत आदमी के लिए फाटक नहीं खोल सकता। आइए मिस्टर जेम्सन, अंदर मेरे कमरे में आइए, इमरान ने मुस्कुराकर इमारत के अंदर राहदारी में इशारा करते हुए हैरत से गुमसुम और ख़ास तौर पर जवाना को देखते हुए जेम्स से मुखातिब होकर कहा। और जेम्सन सर हिलाता हुआ इमरान के पीछे चलता हुआ राहदारी में से गुजरकर एक बड़े कमरे में पहुंच गया। तशरीफ रखें, इमरान ने कहा और जेम्सन खामोशी से एक सोफे पर बैठ गया। हाँ, अब बताएं सर रहमान पर ड्रामाई हमला करने की प्लानिंग किसने सोची थी, इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। इस बार वो अपने असल लहजे में बोला था। क्या मतलब, कौन हो तुम? जेम्सन यकलख्त उछलकर खड़ा हो गया। आराम से बैठ जाओ मिस्टर जेम्सन, और शुक्र करो कि तुम्हारी गोलियों से सर रहमान ज्यादा जख्मी नहीं हुए, वरना अब तक तुम्हारी एक एक बोटी अलहदा हो चुकी होती। इमरान के लहजे में खासी तलखी अवध कर आई थी। तुम कौन हो? जेम्सन ने मुंह बनाते हुए पूछा। मैं सर रहमान का बेटा हूँ, अली इमरान,
और ये दोनों मेरे असिस्टेंट हैं, जोसेफ और जवाना। इमरान ने कहा, अलबत्ता दोनों के नाम उसने खासी बुलंद आवाज़ से कहे थे और नतीजा ये कि दूसरे लम्हे वो दोनों खट से कमरे में दाखिल हो गए। जोसेफ ने इमरान के मुतल्लिक जवाना को बता दिया था, इसलिए इस बार उसकी नज़रों में हैरत ना थी। देखो जेमसन, ये दोनों इंसानी हड्डियाँ तोड़ने और गोश्त के रेशे अलहदा करने में महारत का दर्जा रखते हैं। अगर तुम मुझे तफसील बता दो कि असल ड्रामा क्या था और किसने ये प्लान बनाया है तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, वरना मैं खामोशी से बाहर निकल जाऊँगा और ये दोनों तुम्हारा क्या हशर करते हैं मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। इमरान ने सर्द लहजे में कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं, और सुनो, मेरा ताल्लुक एक्रीमियन सफारत खाने से है, मुझे सफारती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसलिए तुम मुझ पर उंगली भी नहीं उठा सकते। जेमसन ने अपने आप को संभालते हुए कहा, पहले बैठ जाओ और मेरी बात एतमीनान से सुनो, उसके बाद फैसला कर लेना कि तुम्हारे अपने हाथों में है। एक्रीमिया के डिफेंस सेक्रेटरी की नुमाइंदा खसूसी मिस बट किसी खास मकसद के लिए यहाँ आई। उसने यहाँ की हुकूमत को इस खास मकसद के हसूल के लिए आमादा करना चाहा, लेकिन हुकूमत ने कोवरा जवाब दे दिया। इसके बाद तुमने प्लाजा बिल्डिंग के पास सर रहमान की कार पर फायरिंग की। सर रहमान मामूली जख्मी हुए, तुम्हें चंद राहगीरों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और वहां से तुम इंटेलिजेंस के सुप्रीडेंट फयाज के पास पहुंच गए। तुम्हारी जेब से एक लिस्ट बरामद हुई जिसमें सदर मुमलिकत से लेकर बड़े बड़े ओहदेदारों के नाम थे। इस हमले से पहले तुमने सर रहमान को फ़ोन करके पावरलैंड के अल्फाज कहे। सुप्रीडेंट फयाज की हिरासत से तुम फरार हो गए और इत्मीनान से सफारत खाने पहुँच गए और अब आज़ादाना घूमते फिर रहे हो। बोलो, मैं ठीक कह रहा हूं? इमरान ने बड़ी तफसील से सारी बात दोहराते हुए कहा, तुम जो कुछ कह रहे हो मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। जेमसन ने होंठ चबाते हुए कहा, तुम्हारा मखसूस हुलिया ऐसा है कि तुम हजारों में नहीं छुप सकते। इसके अलावा जिन राहगीरों ने तुम्हें पकड़ा वो भी एक्रीमियन थे और पुलिस के हवाले करके वो इकट्ठे ही सफारत खाने की कार में बैठ गए। अब बोलो, और ये भी सुन लो कि पावरलैंड इंतहाई खतरनाक मुजरिम तंजीम है। अगर तुम पावरलैंड के नुमाइंदे हो तो फिर तुम्हारा हशर और ज़्यादा इबरतनाक होगा। इमरान का लहजा आहिस्ता आहिस्ता सर्द होता जा रहा था। मुझे सफारत खाने फ़ोन करने दो, न जाने तुम कौन हो और क्या कह रहे हो। जेमसन ने एक झटके से उठते हुए कहा, जोसेफ और जवाना, इसने डैडी पर कातिलाना हमला किया था। मैं उससे हाथ नहीं लगाना चाहता वरना मसला साथी इंतकाम का पैदा हो जाएगा, इसलिए अब तुम दोनों ने इससे असल मालूमात उगलवानी है। बस इतना ख्याल रहे कि इसकी सांस चलती रहे, बाकी की फिक्र ना करना। इमरान ने एक तरफ खड़े जोसेफ और जवाना से कहा और फिर तेजी से उठकर कमरे के दरवाजे से बाहर निकल गया। दूसरे लम्हे कमरे में जेमसन की हौलनाक चीख सुनाई थी और फिर तो जैसे कमरे में चीखों का तूफान उमड़ आया। लेकिन इमरान बड़े एतमीनान से दूसरे कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। सर रहमान पर हमले की बहरहाल कुछ ना कुछ सजा तो जेमसन को मिलनी चाहिए थी। और फिर थोड़ी देर बाद जोसेफ दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो सब कुछ बताने पर तैयार है बॉस, जोसेफ ने दांत निकालते हुए कहा, यानी अभी उसकी जबान हरकत कर सकती है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। जब वो दोबारा कमरे में दाखिल हुआ तो ठटक कर रुक गया। फर्श पर जेमसन पड़ा हुआ था, लेकिन उसके जिस्म की हड्डियां टूटी हुई थीं। चेहरा बुरी तरह मसक हो चुका था, सारे जिस्म पर जख्म थे और उसका जिस्म यूं कांप रहा था जैसे रेशा जुदा हाथ कांपता रहे। जवाना उसके मुंह में पानी उंडेल रहा था। वाह, हमारे यहाँ बकरी को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाते हैं, तुम्हारे यहाँ शायद ज़िबा करने के बाद पिलाने का रिवाज है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस ये बोल ना सकता था, इसलिए मैंने सोचा पानी पिला ही दिया जाए। जवाना ने दांत निकालते हुए जवाब दिया, तुमने शायद उसे फुटबॉल समझकर बाकायदा मैच खेला है, किसने ज्यादा गोल किए। और इमरान ने जेमसन के करीब पहुंचकर झुकते हुए कहा। जेमसन मुसलसल करा रहा था, हाँ तुम मिस्टर जेमसन उर्फ फुटबॉल फरमाइए या फिर मैच का दूसरा हाफ शुरू कर दिया जाए। इमरान ने कहा, तुम दरिंदे हो, ये इंसान नहीं दरिंदे हैं। जेमसन ने बुरी तरह हकलाते हुए कहा, अफ्रीका में दरिंदे ही पाए जाते हैं मिस्टर जेमसन, लेकिन ये बात तुम सर रहमान पर फायर खोलने से पहले भी सोच सकते थे। आखिर गोलियां भी तो इंसानी जिस्म को तकलीफ ही पहुंचाती हैं, ये विटामिन की गोलियां तो नहीं होती कि ताकत बख्शें। इमरान ने सर्द लहजे में कहा, मिस बट ने सफारत खाने में आकर डिफेंस सेक्रेटरी से बात की तो डिफेंस सेक्रेटरी ने फर्स्ट सेक्रेटरी मिस्टर फ्रैंकलिन से कहा कि वो किसी आला शख्सियत पर हमला कराएं और इससे पहले पावरलैंड का नाम उछालें। इस तरह हुकूमत एक्रीमिया का मकसद हल हो जाएगा। चनाचा मिस्टर फ्रैंकलिन ने मुझे बुलाया, फिर मुझे कहा गया कि मैंने कार पर फायर करना है, लेकिन ये फायर सिर्फ कार के निचले हिस्से पर होना है। मुझे बताया गया कि हमले का मकसद कत्ल नहीं बल्कि सिर्फ धमकाना है। प्रोग्राम शायद पहले ही बन चुका था। फिर सफारत खाने की कार में चंद
दूसरे आदमियों के साथ बैठकर मैं प्लाजा बिल्डिंग पहुंच गया। मुझे वहां छुपा दिया गया। जब वो मतलूबा कार नजर आई तो मुझे इसकी निशानदही की गई। मैंने बाहर निकलकर इस पर फायर खोला, वो उलट गई। फिर सफारत खाने के अफराद ने मंसूबे के मुताबिक मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बाद में मुझे CID के हवाले किया गया। CID के सुपरिटेंडेंट ने मेरी जेब से लिस्ट बरामद की और फिर मुझे भगा दिया। उसके साथ मिस्टर फ्रैंकलिन शायद पहले ही मामला तय कर चुके थे। मैं वहां से फरार होकर वापस सफारत खाने चला गया। बस इतनी सी बात है। जेम्सन ने रुक रुक कर तफसील बताई और फिर उसने आंखें बंद कर ली। इसको उठाकर बेड पर डालो और उसकी ज़रूरी मरहम पट्टी करो। अभी इसका जिंदा रहना ज़रूरी है, इमरान ने जोसेफ और जवाना से मुखातिब होकर कहा और तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकलकर वापस अपने मखसूस कमरे में आ गया। उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, सुप्रीडेंट फ्याज ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस स्पीकिंग। फ्याज की तहमकाना आवाज़ रिसीवर पर उभरी। मैं क्रीमियन सफारत खाने से बोल रहा हूँ। आपको हमारे मामले में ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई? इमरान ने खालिस्तान एक्रीमियन लहजे में कहा। ओह, वो बॉस पर हमले वाला मामला। आपने मुझे कहा था कि हमला सिर्फ ड्रामा होगा, लेकिन बॉस जख्मी हो गए और आप जानते हैं कि मुझे मेरी हिरासत से फरार हुआ है, इसलिए मसला इंतहाई ख़राब हो गया है। आपको मज़ीद खर्च करना पड़ेगा। फ्याज ने अपनी लालच तबीयत से मजबूर होते हुए कहा। लेकिन मिस्टर फ्याज, आपको पहले ही इंतहाई भारी रकम अदा कर दी गई है, वरना हम चाहते तो वैसे भी उसे छोड़ सकते थे। इमरान ने कहा। भारी रकम? $10,000 भारी रकम अदा की गई थी। मामला डायरेक्टर जनरल के जख्मी होने का है। फ्याज ने कहा। तो ठीक है, आप डायरेक्टर जनरल को बता दें कि आपने रकम लेकर मुजरिम को छोड़ा था। वो आपको मजीद रकम दे देंगे। गुड बाय, इमरान ने कहा। उसके साथ ही रिसीवर रख दिया। उसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। उसे मालूम था कि फ्याज अब बैठा क्रीमियन सवालत खाने को गालियां दे रहा होगा। चंद में इंतजार करने के बाद उसने रिसीवर उठाया और दोबारा सुपर फ्याज के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, सुप्रीडेंट फ्याज ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस स्पीकिंग। इस बार फ्याज की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। शायद अभी तक वो गुस्से के आलम से बाहर ना आया हुआ था। आहिस्ता बोला कर यार, मेरे ख्याल में अब तुम्हें अपने कानों का मुआयना कराना चाहिए। सिर्फ बहरे ही इतने जोर से बोलते हैं। और हाँ, साथ साथ दिमाग का भी मुआयना करा लेना। शायद तुम्हारी याददाश्त खत्म होती जा रही है, जो हर बार अपना ओहदा तुम्हें याद रखने के लिए दोहराना पड़ता है। इमरान की जुबान चल पड़ी। तुमने फ़ोन क्यों किया? सुपर फ्याज ने कदरे ढीले लहजे में कहा। मैंने सुना है कि डैडी पर कातिलाना हमले का मुजरिम तुम्हारी हिरासत से फरार हो गया। मेरे ख्याल में अब तुम्हें कहीं शादी दफ्तर खोलना पड़ेगा या फिर किसी यतीम खाने का मैनेजर बनना होगा। नौकरी तो तुम्हारी रह नहीं सकती। इमरान ने कहा। मुजरिम हिरासत से फरार हो भी जाते हैं, मैं उससे तलाश कर रहा हूँ। तुम्हारे डैडी ने तो मुझे इंतहाई सख्त वार्निंग दे दी है, लेकिन अब मालूम हुआ है कि मसला ख़त्म हो गया है, क्योंकि केस ही मेरे महकमे से ट्रांसफ़र हो गया। अब जान बच जाएगी। फ्याज ने हंसते हुए कहा। मुझे हैरत है कि डैडी ने तुम्हें बोलने के काबिल कैसे छोड़ा। इमरान ने कहा। मैंने उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली थी। सुपर फ्याज ने बड़े राजदाराना लहजे में कहा और इमरान कहका मारकर हंस पड़ा। वहाँ कमाई का ये अच्छा तरीका है। पहले रकम लेकर मुजरिम को दौड़ा दिया, फिर हाथ जोड़कर रकम हजम कर ली। इमरान ने कहा कि क्या कह रहे हो तुम? मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? फ्याज की बुरी तरह बौखलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। इल्ज़ाम की हकीकत का तो वक्त पता चलेगा जब वो मुजरिम डैडी के सामने पेश किया जाएगा और वो खुद सारी सूरत हाल बताएगा। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि डैडी पर कातिलाना हमले का मुजरिम इस वक्त मेरे कब्जे में है। बोलो, कब पेश करूं उसे डैडी के सामने? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? फ्याज की आवाज़ ही बता रही थी कि उसकी खोपड़ी माउफ हो चुकी है। तुम्हारी इस कॉल का टेप भी मेरे पास मौजूद है, जिसमें तुमने $10,000 की रकम एक्रीमियन सफारत खाने से वसूल करने का इकरार किया है और मजीद रकम तलब की थी। वो टेप भी डैडी को तोहफे में पेश किया जाएगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन